अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मनियार मोहम्मद ज़करिया, असिस्टेंट टीचर, यूज़ नेशनल हाई स्कूल फॉर बॉयज़ एंड जूनियर कॉलेज नासिक। और आज की इस वीडियो में हम जोग्राफिया 12वीं जमात का सबक नंबर 4 इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ को समझेंगे। सबक नंबर 4 इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ। तो इस सबक के शुरुआत में एक नक्शा दिया गया है और जिससे जुड़े हुए कुछ सवालात पूछे गए हैं, जो हमें उसके जवाबात नक्शे से ढूंढकर ही उसके जवाबात को लिखना है। तो इसमें मैं मैप रीडिंग जो है किस तरह से की जाती है, मैं इसमें आपको बताऊंगा। एक एक सवाल और नक्शे में किस तरह से हमें उनके जवाबात को ढूंढना है, उन्हें तलाश करना है। तो सवाल दिया गया है, शक्ल 4.1 दर्जे झेल नक्शे का बगौर मुताला कीजिए और नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात दीजिए। तो सवाल नंबर 1, नक्शे में कौन सी माशी सरगर्मियों को दिखाया गया है? तो ये नक्शे के अंदर अलग अलग माशी सरगर्मियाँ दिखाई गई है। अगर हम यहाँ पर देखें इंडेक्स के अंदर फहरिस्त में, तो यहाँ पर सब इंग्लिश में ही नाम दिए गए हैं। तो ये सारी माशी सरगर्मियाँ यहाँ पर दिखाई गई है नक्शे के अंदर। एग्रीकल्चर, ज़राअत, एनिमल हस्बेंड्री, मवेशी पालन या गल्लाबानी कह सकते हैं हम, फिशिंग, माहीगिरी, माइनिंग, कानकुनी, लमरिंग, लकड़ी काटना। तो यहाँ पर ज़राअत, गल्लाबानी, माहीगिरी, कानकुनी और लकड़ी काटने का पेशा जो है, ये सारी सरगर्मियाँ यहाँ पर दिखाई गई है इस नक्शे के ऊपर। सवाल नंबर 2, किन इलाकों में कोई भी सरगर्मी नज़र नहीं आती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो अगर हम देखें यहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ किस्म की माशी सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें जुनूब में बर्र आज़म अंटार्कटिका के ऊपर, तो यहाँ पर हमें कोई भी माशी सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही है। तो इस इलाके में किसी भी तरह की माशी सरगर्मी अंजाम नहीं दी जाती अंटार्कटिका में। और साथ ही साथ अगर हम ग्रीनलैंड का जो शुमाली हिस्सा देखें, यहाँ पर जो है माहीगिरी की सरगर्मी अंजाम दी जाती है, लेकिन उसे अगर हम छोड़ दें और शुमाली हिस्सा देखें हम यहाँ पर ग्रीनलैंड का, साथ ही साथ यहाँ पर जो छोटे छोटे जज़ायर है कनाडा के और अलास्का का शुमाली हिस्सा, तो इन इलाकों में किसी भी किस्म की माशी सरगर्मी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो बहरे आर्कटिक के करीब के इलाकों में और साथ ही साथ बर्र आज़म अंटार्कटिका में हमें किसी भी किस्म की माशी सरगर्मी देखने को नहीं मिलती है। उसकी वजह ये है कि ये जो इलाके साल भर बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, साल भर यहाँ पर बर्फ़बारी होती है और दर्जा हरारत बहुत ही कम होता है और ना ही यहाँ पर कोई इंसानी बस्ती पाई जाती है। यहाँ पर कोई इंसानी बस्ती नहीं पाई जाती इन इलाकों में, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी किस्म की माशी सरगर्मियाँ अंजाम नहीं दी जाती है। नंबर 3, लकड़ियाँ काटने की सरगर्मी आम तौर पर किन अर्जुल बलदों पर पाई जाती है? तो यहाँ पर जो अगर हम देखें नक्शे के ऊपर अर्जुल बलद भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये बीच में जो है ये 0 डिग्री का अर्जुल बलद जिसे हम कते इस्तिवा कहते हैं। तो इस तरह से अर्जुल बलद जो है 30 डिग्री, 60 डिग्री जुनूब, इसी तरह से 30 डिग्री शुमाल, 60 डिग्री शुमाल, ये अर्जुल बलद यहाँ पर दिए गए नक्शे के ऊपर। तो जो जहाँ पर लकड़ी काटने का पेशा अंजाम दिया जाता है वो दिया जाता है शुमाली हिस्से में ज़्यादातर 50 डिग्री अर्जुल बलद से। तो यहाँ पर 70 डिग्री अर्जुल बलद का जो इलाका है, 70 डिग्री अर्जुल बलद इस जगह पर आएगा और 50 डिग्री अर्जुल बलद का इलाका इस जगह पर आएगा तकरीबन। तो इन इलाकों के दरमियान का जितना हिस्सा है यहाँ पर बड़े पैमाने पर लकड़ी काटने का पेशा जो है वो अंजाम दिया जाता है। शुमाली अर्जुल बलद में 50 डिग्री से 70 डिग्री अर्जुल बलद के दरमियान लकड़ी काटने का पेशा बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाता है। नंबर 4, माहीगिरी का पेशा समंदरों के कुछ मखसूस हिस्सों में ही क्यों पाया जाता है या क्यों किया जाता है?
तो अगर हम देखें यहाँ पर जो माहीगिरी का पेशा है नक्शे के ऊपर, उसे यहाँ पर जो नीला रंग है, नीले रंग की लाइन के ज़रिए उसे माहीगिरी के सरगर्मी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में माहीगिरी अंजाम दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो साहिली इलाके हैं उन इलाकों में ही माहीगिरी अंजाम दी जाती है। लेकिन कुछ साहिली इलाके ऐसे जहाँ पर माहीगिरी अंजाम नहीं दी जाती, जैसे जनूबी अमेरिका ये हिस्सा हो गया, अफ्रीका का यहाँ का हिस्सा हो गया। तो इस तरह से कुछ साहिली इलाकों में भी माहीगिरी अंजाम नहीं दी जाती है। और जो खुले समंदरी इलाके, गहरे खुले समंदरी इलाके, उन इलाकों में भी माहीगिरी अंजाम नहीं दी जाती। उसकी अहम वजह यह है कि ज़्यादातर माहीगिरी का पेशा साहिली इलाकों में अंजाम दिया जाता है, क्योंकि इन इलाके में जो समंदरी फर्श की बनावट है यहाँ पर उनकी गहराई कम होती है। इसे बर्रे आज़मी तख्ते कहते हैं। जो साहिल के करीब के समंदरी इलाके होते हैं उसे हम बर्रे आज़मी तख्ते कहते हैं, जहाँ पर समंदर की गहराई कम होती है पानी की। और इन इलाकों में पानी की गहराई कम होने की वजह से जो सूरज की शुआएं होती है समंदर की सतह पर आसानी से पहुंचती है, समंदरी फर्श की सतह पर। और इस इलाके में जो समंदरी जानदार है जिसे प्लांक्टन कहते हैं, तो प्लांक्टन की पैदावार भी इस वजह से, सूरज की शुआएं पहुंचने की वजह से उन इलाकों में प्लांक्टन की पैदावार ज़्यादा होती है। और प्लांक्टन जो है ये मछलियों की एक मरगूब ग़िज़ा है, मछलियों की एक पसंदीदा ग़िज़ा है। मछलियाँ उसे खाने के लिए इन कम गहरे पानी वाले इलाकों में आते हैं और उनकी तादाद वापस ज़्यादा पाई जाती है। और उन मछलियों का शिकार करने के लिए बड़ी मछलियाँ भी इन इलाकों में आती। तो इस वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर मछलियों की ज़्यादा तादाद पाई जाती है समंदरी बर्रे आज़मी तख्तों के ऊपर। तो इसलिए इन इलाकों में माहीगिरी का पेशा जो है बड़े पैमाने पे किया जाता है। उसके अगर हम मिसालें देखें यहाँ पर, तो ये ग्रैंड बैंक, सेबल बैंक, गॉर्जियस बैंक, डॉगर बैंक, तो ये दुनिया के सबसे बड़े माहीगिरी वाले मैदान है। सबसे ज़्यादा माहीगिरी का पेशा यहाँ पर इन बड़े बड़े इलाकों में किया जाता है। इसके बाद नंबर 5, यूरोप में ज़्यादातर कौन सी इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ नज़र आती है। तो यूरोप में अगर हम देखें कौन कौन सी माशी सरगर्मियाँ हमें दिखाई देंगी, तो यहाँ पर है ज़रात। तो यहाँ पर ज़रात जो है वो हरे रंग से जो है हल्का हरा रंग यहाँ से उसे ज़ाहिर किया जा रहा है। उसके बाद है लकड़ी काटने का पेशा यूरोप में बड़े पैमाने पर किया जाता है, ज़रात, लकड़ी काटने का पेशा। उसके अलावा कानकुनी का पेशा भी यहाँ पे हमें जो पिंक स्टार दिख रहे हैं, तो कानकुनी के पेशा यहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है। और साथ ही साथ मवेशी पालना, तो मवेशी पालना, ये सारे पेशे यूरोप में बड़े पैमाने पे किए जाते हैं। ज़रात, लकड़ी काटना, कानकुनी और मवेशी पालना, गल्लाबानी का पेशा, ये यूरोप की अहम इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ यहाँ पर अंजाम दी जाती है। नंबर 6, कानकुनी की पैदावार की कौन सी अलामत बहरों और समंदरों में नज़र आती है। तो कानकुनी को किस अलामत के ज़रिए नक्शे पर दिखाया गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें फहरिस्त के अंदर, तो जितने भी माशी सरगर्मियाँ दी गई है उन्हें अलग अलग शेड्स और अलग अलग जो निशानात अलामत है उसके ज़रिए यहाँ पर ज़ाहिर किया जा रहा है नक्शे के ऊपर। तो जो ज़रात है, जो कानकुनी है, माइनिंग जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए गुलाबी रंग का जो स्टार है, पिंक स्टार, उसके ज़रिए समंदरों के ऊपर और ज़मीनी हिस्सों के ऊपर जिन इलाकों में कानकुनी का पेशा किया जाता है उसे ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इस तरह से समंदर के ऊपर देखिए हम यहाँ पर समंदर के अंदर, यहाँ पर भी भारत के करीब, मुंबई के करीब, तो इन इलाकों में बड़े पैमाने पर कानकुनी की जाती है समंदरी इलाकों में। इसके बाद सवाल नंबर 7, किस बर्रे आज़म में कानकुनी की सरगर्मियाँ नज़र नहीं आती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर दुनिया के तकरीबन तमाम बर्रे आज़म में हमें कानकुनी की सरगर्मियाँ दिखाई देंगी। एशिया में,
यूरोप में, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ जहाँ पर नहीं पाई जाती कानकुनी वो है बर्र आज़म। अंटार्कटिका के अंदर कानकुनी की सरगर्मी अंजाम नहीं दी जाती है, वहाँ पर नज़र नहीं आता है कानकुनी का पेशा। नंबर 8, दुनिया में सबसे ज़्यादा माहीगिरी किस समंदर में की जाती है? तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर है पैसिफिक ओशन यानी बहरुल काहिल। तो यहाँ पर शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका के जो साहिली इलाके हैं यहाँ पर उस तमाम इलाकों में माहीगिरी की जाती है। यहाँ पर बर्र आज़म अटलांटिक ओशन यानी कि बहरे ओकियानुस के अंदर भी माहीगिरी का पेशा अंजाम दिया जाता है। शुमाल के अंदर बहरे आर्कटिक के इलाकों में भी माहीगिरी का पेशा अंजाम दिया जाता है। उसके अलावा बहरे हिंद के करीब के इलाकों में किया जाता है। और यहाँ पर फिर से बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन के इलाकों में माहीगिरी अंजाम दी जाती है। तो सिर्फ जो सदर्न ओशन है बहरे जुनूब, उसे छोड़कर दुनिया के तमाम बहरे आज़म में माहीगिरी का पेशा अंजाम दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो माहीगिरी का पेशा समंदर में अंजाम दिया जाता है वो है बहरुल काहिल के अंदर। तो यहाँ देखें हम बहरुल काहिल में पूरा शुमाल से लेकर जुनूब तक का पूरा साहिली इलाके में माहीगिरी अंजाम दी जा रही है। और साथ ही साथ इस हिस्से में भी बहरुल काहिल के माहीगिरी जो है वो पूरी इलाकों में यहाँ पर बड़े पैमाने पर हमें बहुत ही ज़्यादा डार्क लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर बहरुल काहिल के अंदर जो है माहीगिरी का पेशा अंजाम दिया जाता है। तो ये दोनों एक ही हिस्से है। बहरुल काहिल जो है दोनों तरफ हमें नक्शे में दिखाई दे रहा है। पैसिफिक ओशन यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। तो दोनों भी बहरुल काहिल के हिस्से है। जब हम इसे ज्वाइन करेंगे इस नक्शे को, कागज़ का नक्शा है लेकिन जब हम इसे ग्लोब पर देखते हैं तो बिल्कुल दोनों ये हिस्से समंदर के जुड़े हुए हैं और पूरा एक पार्ट है समंदर का। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर माहीगिरी अंजाम दी जाती है। नंबर 9, कौन सी इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ खते सरतान के जुनूब में पाई जाती है? तो यहाँ पर खते सरतान के जुनूब में जो माशी सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती है उनमें ज़रात, उसके बाद कानकुनी, माहीगिरी, लकड़ी काटना और मवेशी पालना। तो ये सारी से सारी यहाँ पर इस इलाके में ये सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती है। ज़रात, माहीगिरी, लकड़ी काटना, मवेशी पालना और कानकुनी। नंबर 10, कौन सी इब्तदाई माशी सरगर्मी जुनूब मशरिकी एशियाई जज़ायर में पाई जाती है? तो जुनूब एशियाई जज़ायर जैसे कि यहाँ पर ये एशिया का जुनूबी हिस्सा है, जुनूब मशरिकी एशिया के इलाके है और यहाँ पर बहुत सारे जज़ायर मौजूद है जो एशिया में आते हैं, जुनूब मशरिकी एशियाई हिस्से में। तो इन इलाकों में कौन सी सरगर्मी बड़े पैमाने पर अंजाम दी जाती है इन जज़ायर वाले इलाकों में? तो उसमें ज़रात, माहीगिरी, लकड़ी काटना, ये सरगर्मियाँ यहाँ पर बड़े पैमाने पर अंजाम दी जाती है इन जज़ायर के ऊपर। नंबर 11, कुल 4 बर्रे आज़मों में किस बर्रे आज़म में सबसे कम ज़राती सरगर्मी की जाती है? तो यहाँ पर बर्रे आज़म तो हमारे साथ है लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 बर्रे आज़म उसने जिक्र किया है। तो अगर हम देखें तो इसे हम कंबाइन भी कर सकते हैं, एशिया और यूरोप को मिला के यूरेशिया, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका को हम एक बर्रे आज़म जो है के तौर पर देख सकते हैं, अफ्रीका और चौथा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अंटार्कटिका में किसी भी तरह की सरगर्मी अंजाम नहीं दी जाती है इसलिए इसे छोड़ दिया गया है। तो इन चारों बर्रे आज़मों में सबसे कम जो माहीगिरी, सबसे कम ज़राती पेशा जो दे वो बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। यहाँ पर सबसे कम जो लोग हैं वो ज़राती सरगर्मी से जुड़े हुए हमें नज़र आते हैं। जो हरा रंग है यहाँ पर बहुत ही कम पैमाने पर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम पैमाने पर ज़राती सरगर्मी अंजाम दी जाती है। नंबर 12,
ज़रात की अर्जुल बलदी वसत और आबो हवा के दरमियान ताल्लुक़ पर अपने लफ्ज़ों में एक पैराग्राफ लिखिए। तो किस तरह से अर्जुल बलद, आबो हवा और ज़रात के दरमियान ताल्लुक़ है उसका हमें ज़िक्र करना है। तो ये तीनों चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अर्जुल बलद, साथ ही साथ आबो हवा और ज़रात। अगर हम अर्जुल बलद देखें यहाँ पर हम, तो बीच में ये जो पिंक लाइन है 0 डिग्री का या, तो ये 0 डिग्री अर्जुल बलद है जिसे हम खते इस्तेवा कहते हैं। तो यहाँ पर खते इस्तेवा से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे शुमाल में और जुनूब में, वैसे वैसे जो दर्जा हरारत है वो कम होता जाएगा, यानी कि वो इलाके ज़्यादा सर्द होते जाएंगे। जैसे जैसे हम खते इस्तेवा से शुमाल की तरफ बढ़ेंगे तो उतना दर्जा हरारत कम होता जाएगा, और जुनूब में भी जैसे जैसे हम दूर होंगे उतना दर्जा हरारत जो है वो कम होता जाता है। तो इस तरह से अर्जुल बलद के लिहाज से ही आबो हवा के अंदर जो है वो हमें तब्दीली देखने को मिलती है, और आबो हवा का सीधा असर ज़राती सरगर्मी पे होता है। तो जैसे कि यहाँ पर इस इलाके में खते इस्तेवा के जो करीब के इलाके, यहाँ पर शुमाल के अंदर 8 डिग्री से लेकर तो 50 डिग्री के दरमियान के जो इलाके यहाँ पर, इन इलाके में बड़े पैमाने पर ज़राती सरगर्मी अंजाम दी जाती, क्योंकि यहाँ पर ज़रात के लिए साजगार जो है आबो हवा पाई जाती है इन अर्जुल बलद के ऊपर। यहाँ पर सूरज की शुआएं भी फराम होती है ज़रात के लिए, साथ ही साथ बारिश की भी अच्छी यहाँ पर फराहमी होती है, और बारिश का तनासुब भी यहाँ पर ज़रात के लिए जितना चाहिए वो उससे ना उन्हें हासिल होता है। तो यहाँ पर इन इलाकों में ज़रात ज़्यादा अंजाम दी जाती है पानी और सूरज की शुआओं की दस्तयाबी की वजह से। और जैसे जैसे हम दूर होंगे यहाँ पर फिर जो बारिश का तनासुब है वो नहीं पाया जाता है शुमाली हिस्से में। यहाँ पर फिर बर्फ़बारी शुरू होती है, क्योंकि दर्जा हरारत कम पाया जाता है इन इलाकों के अंदर। तो यहाँ पर बारिश के बजाय बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से जो ज़मीन है वो ज़्यादातर बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, इसलिए ज़रात करना यहाँ पर मुश्किल होता है। तो इसलिए जो अर्जुल बलद का सीधा सीधा असर जो है वो आबो हवा पर पड़ता है, और आबो हवा का असर ज़रात पर हमें दिखाई देता है। उसी तरह से जुनूबी अर्जुल बलद में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर इलाके बहुत ज़्यादा गर्म है, और खते इस्तेवा के करीब होने की वजह से बहुत ज़्यादा जंगलात से घिरे हुए हैं। तो इन इलाकों में भी यहाँ पर हमें ज़रात नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ से जो 20 डिग्री अर्जुल बलद है, यहाँ से 20 डिग्री से तो लेकर जुनूब के अंदर जो 45 डिग्री अर्जुल बलद का इलाका है, उन इलाकों के दरमियान ज़राती सरगर्मी अंजाम दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर ज़रात के लिए साजगार आबो हवा में देखने को मिलती है अर्जुल बलद के लिहाज से। तो इस तरह से इस नक्शे के ज़रिए हमने इन सवालात के जवाब जो है वो यहाँ पर तलाश करके उसे मैंने बताया है। इसके बाद इब्तिदाई माशी सरगर्मियाँ। नक्शे का मुशाहिदा करने पर आप मुख्तलिफ़ अक़साम की सरगर्मियों की तकसीम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये तमाम सरगर्मियाँ कुदरती वसाइल पर मुनहसर है। तो जो हमने नक्शे में जितनी भी सरगर्मियाँ देखी, चाहे ज़रात हो, उसके अलावा लकड़ी काटना, माहीगिरी, कानकुनी, ये तमाम के तमाम सरगर्मियाँ जो है वो कुदरती वसाइल के ऊपर मुनहसर रहती है, और जो कुदरती अवामिल है उसके ऊपर ये तमाम सरगर्मियाँ मुनहसर रहती है। जैसे कि नंबर 1 है इब्तिदाई सरगर्मियों के अंदर शिकार, उसके बाद ग़िज़ा जोई वो ग़िज़ा अंदोज़ी, नंबर 3 गल्ला बानी या मवेशी पालन भी कहते हैं इसे, नंबर 4 ज़रात, नंबर 5 माहीगिरी, नंबर 6 लकड़ियाँ काटना, नंबर 7 कानकुनी। ये सब तमाम जो सरगर्मियाँ हैं ये सब इब्तिदाई माशी सरगर्मियाँ हैं। इन सब का शुमार इब्तिदाई माशी सरगर्मियों में होता है। इब्तिदाई माशी सरगर्मियों में कुदरती वसाइल का इस्तेसाल होता है। तो इसके अंदर इब्तिदाई माशी सरगर्मियों में इंसान कुदरती वसाइल का इस्तेसाल करता है, कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करता है अपनी ज़रूरियात को मुकम्मल करने के लिए। कुदरती आफात और
कुदरती अवामिल इन सरगर्मियों पर असरअंदाज होते। तो जो भी कुदरती अवामिल हो, चाहे आबो हवा हो, मिट्टी हो, पानी हो या ज़मीन की साख, तो ये तमाम अवामिल जो है माशी सरगर्मी, जो इब्तदाई माशी सरगर्मी, उस पर असरअंदाज होते हैं। दुनिया की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों की तशफ़ी और नफरी क़ुव्वतों को तकनीकी मदद करने के लिए इब्तदाई सरगर्मियों में अब मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो सबसे पहले तो जो इब्तदाई सरगर्मियाँ थी, इब्तदाई सरगर्मियाँ ये कुदरत से जुड़ी हुई सरगर्मी है। इसमें जब जितने भी कुदरती वसाइल है ज़्यादातर उनका इस्तेमाल किया जाता है और कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करके ही पैदावार हासिल की जाती है। लेकिन मौजूदा हालात में दुनिया की आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा होते जा रहा है और लोगों की ज़रूरतें भी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और पैदावार को बढ़ाने के लिए अभी इब्तदाई सरगर्मियों में भी तकनीकी मदद ली जा रही है, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ इब्तदाई सरगर्मियों में अब मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है, यानी कि अभी इब्तदाई सरगर्मियों में जो पैदावार की जाती है उसमें मशीनों के ज़रिए भी उनकी पैदावार की जा रही है। जैसे कि ज़राअत के अंदर ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, हार्वेस्टर, उसके अलावा जो पानी के पंप रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजली के पंप इस्तेमाल किए जा रहे हैं ज़राती पैदावार में। उसी तरह से लकड़ी काटने के लिए मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल होती है। कानकुनी की खुदाई के लिए भी बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है, मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पैदावार बढ़ सके और लोगों की ज़रूरतें मुकम्मल हो सके। तो अभी इब्तदाई सरगर्मियों में भी टेक्नोलॉजी और मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है, कोशिश कीजिए दर्ज झेल जदौल को मुकम्मल कीजिए। नमूने के तौर पर एक सरगर्मी को हल करके बताया गया है। तो इसमें यहाँ पर टेबल दिया गया है, जदौल दिया गया है जिसमें इब्तदाई सरगर्मी दी गई है, उनके नाम दिए गए इब्तदाई माशी सरगर्मी के, और उन सरगर्मियों के लिए कौन से कुदरती वसाइल का होना ज़रूरी है उनका जिक्र किया गया है। और असरअंदाज होने वाले इब्तदाई माशी सरगर्मियों पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं उनका जिक्र किया गया है इस टेबल, इस कॉलम के अंदर। तो ये अवामिल जो है कुदरती अवामिल है और इंसानी अवामिल है। तो ये दोनों अवामिल जो है वो इब्तदाई माशी सरगर्मियों पर असरअंदाज होते हैं। तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल जो है, एक मिसाल के तौर पर उन्होंने पहले ही हल करके यहाँ पर बताया गया है ज़राअत काश्तकारी का। तो इसमें जो ज़रूरी है ज़राअत के लिए चीज़ों का होना कुदरती तौर पर, तो ज़राअत के लिए सबसे पहले तो ज़मीन होना चाहिए जिस पर हम फसलों को बो सकते हैं। उसके अलावा मिट्टी होना चाहिए, पानी की फराहमी होना चाहिए और हवा होना चाहिए, तो जिसकी वजह से फसलों की पैदावार हो सकती है। अगर इनमें से कोई चीज़ ना हो उस जगह पर तो वहाँ पर हम काश्तकारी नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी वसाइल है ज़राअत के लिए। और उस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में देखिए हम कुदरती अवामिल, तो उसमें ज़मीन की ढलवान, तो ज़मीन की ढलवान भी जो है ज़राअत को मुतासिर करती है। तो ज़राअत की पैदावार के लिए सबसे ज़्यादा हमवार ज़मीन की ज़रूरत होती है। जहाँ पर हमवार ज़मीन पाई जाती है, हमवार मैदानी इलाके, उन इलाकों में ज़राअती पेशा बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाता है। उसके अलावा मिट्टी की ज़रखेज़ियत, तो मिट्टी की ज़रखेज़ियत भी एक अहम अवामिल है। जितनी ज़्यादा ज़रखेज़ मिट्टी होंगी उतनी ज़्यादा ज़राअती पैदावार उस खेत से, उस ज़मीन से हासिल होती है। तो इस तरह से मिट्टी की ज़रखेज़ियत और उसका मियार, तो ये एक अहम अवामिल है। उसके बाद है मौजू आबो हवा, तो ज़राअती पैदावार के लिए मौजू आबो हवा का होना ज़रूरी है। जहाँ पर शदीद किस्म की आबो हवा पाई जाती है उन इलाकों में ज़राअती सरगर्मी अंजाम नहीं दी जाती है। जैसे कि सहराई इलाके जहाँ पर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है जो ज़राअत के लिए नासाज़गार होता है, और जहाँ पर दर्जा हरारत बहुत
कम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं, बर्फीले इलाकों में भी ज़राती सरगर्मी अंजाम नहीं दी जाती है। तो मौजूद आबो हवा जहाँ पर पाई जाती है उन इलाकों में ज़राती सरगर्मी अंजाम दी जाती है। और साथ ही साथ बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी है, फसलों की पैदावार के लिए बारिश का होना ज़रूरी होता है। तो ये तमाम कुदरती अवामिल दरकार होते हैं ज़रात की पैदावार के लिए। उसके बाद इंसानी अवामिल, तो ज़राती पैदावार के लिए कीमियाई खाद का होना ज़रूरी है, कीड़े कश अद्वियात का होना ज़रूरी है, जिससे फसलों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाया जा सके, मुख्तलिफ़ किस्म के जराशीम और कीड़े मकोड़ों से उनकी हिफाजत की जा सके। इसलिए कीमियाई खाद और कीड़े कश अद्वियात का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। और मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है मशीनों के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं खेतों के अंदर। इसके बाद एक गल्ला बानी, मवेशी पालन। तो गल्ला बानी के लिए कौन से अवामिल होना ज़रूरी है कुदरती वसाइल, तो उसमें है आबो हवा। तो साजगार आबो हवा के इलाकों में गल्ला बानी का पेशा किया जाता है। उसके बाद ज़मीन होना चाहिए, एक बड़े से ज़मीनी हिस्से में जानवरों को गल्ला बानी के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके अलावा चारा की ज़रूरत पड़ती है जानवरों को खाने के लिए। उसके बाद पानी की फराहमी होना चाहिए उस इलाके में, ताकि वहाँ पर जो भी घास हो या कोई दरख्त वगैरह हो उनकी अफजाइश हो सके और जानवरों के लिए पीने का पानी भी वहाँ पर फराहम हो सके। और साथ ही साथ जानवर सबसे ज़्यादा अहम है इसके अंदर। तो जानवर अगर नहीं रहेंगे तो मवेशी गल्ला पानी का पेशा भी अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो जानवर भी एक कुदरती वसाइल है जो कुदरती तौर पर हमें हासिल होता है। इसके बाद असरअंदाज होने वाले अवामिल में कुदरती अवामिल में घास का मैदान होना चाहिए। तो दुनिया में जहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदानी इलाके पाए जाते हैं उन इलाकों में बड़े पैमाने पर गल्ला पानी का पेशा अंजाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर यूरोप के अंदर स्टेप्स घास का मैदान, शुमाली अमेरिका में परेरी घास का मैदान, जनूबी अमेरिका में पम्पास, उसी तरह से अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान। तो दुनिया में जहाँ भाई बड़े बड़े घास के मैदानी इलाके हैं उन इलाकों में गल्ला पानी का पेशा अंजाम दिया जाता है। उसके बाद साजगार आबो हवा होनी चाहिए। तो जहाँ पर साजगार आबो हवा होती है जानवरों के लिए उन इलाकों में भी गल्ला पानी का पेशा अंजाम दिया जाता है। उसके बाद इंसानी अवामिल में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है गल्ला पानी के लिए। जानवरों की जो भी चीज़ें हासिल की जाती है जानवरों के ज़रिए उनसे नई चीज़ तैयार करना, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जानवरों से दूध के ज़रिए डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो उसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो है वो जानवरों के ज़रिए हासिल की जाती है और इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा बाज़ार का होना ज़रूरी है। तो जो भी पैदावार हो सके उसे फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है माहीगिरी। तो माहीगिरी के लिए कौन से वसाइल होना चाहिए, तो सबसे पहले तो पानी होना चाहिए। पानी के अंदर ही हमें मछलियाँ दिखाई देती है, तो पानी। इसके बाद है प्लांक्टन। प्लांक्टन जो है एक तरह का ये मरीन ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक समंदरी जानदार है और ये समंदरों में तैरता रहता है। एक खुर्दबीनी जानदार है जो समंदर के पानी में बहता है, तैरता रहता है और मछलियाँ उसे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करती है। मछलियों की ये एक मरगूब ग़िज़ा रहती है। तो जहाँ पर प्लांक्टन पाया जाता है उस इलाके में बड़े पैमाने पर मछलियाँ पाई जाती है। उसके अलावा साहिली इलाका होना चाहिए। तो साहिली इलाकों में बड़े पैमाने पर माहीगिरी का पेशा होता है कि अंजाम दिया जाता है। उसके अलावा बहरी रवे। तो बहरी रवे एक तरह का पानी का बहाव होता है, समंदरी पानी का बहाव बहरी रवों के ज़रिए एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचता है। उसके बाद है समंदरी फर्श की बनावट। तो समंदरी फर्श की बनावट भी जो है वो माहीगिरी में एक अहम अवामिल है। उसके बाद असरअंदाज होने वाले अवामिल में कुदरती अवामिल, तो उसमें सबसे पहले है बर्र आज़मी तख्ते। तो बर्र आज़मी तख्ते जो है ज़्यादातर ये
साहिली इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर समंदर की गहराई कम होती है। तो कम गहरे पानी में माहीगिरी ज़्यादातर अंजाम दी जाती है, जहाँ पर मछलियों को पकड़ना आसान रहता है और सूरज की शुआएं भी पहुँचती है ज़्यादातर वहाँ। तो सूरज की शुआएं पहुँचने की वजह से उस इलाके में प्लांकटन की ज़्यादा तादाद पाई जाती है और इसलिए मछलियों को वहाँ पर आसानी से पकड़ा जा सकता है मछुआरों के ज़रिए। उसके बाद है गर्म और सर्द बहरी रवों का संगम। तो जिन इलाकों में, जिन समंदरी इलाकों में गर्म पानी का बहाव और सर्द पानी का बहाव एक दूसरे से आकर मिलता है, उन इलाकों में भी बड़े पैमाने पर मछलियाँ पाई जाती है। ये मछलियों के लिए एक साजगार माहौल रहता है जहाँ पर गर्म पानी और ठंडा पानी एक दूसरे से आकर मिलता है। तो यहाँ पर मछलियों की अफजाइश ज़्यादा होती है ऐसे इलाकों में और वहाँ पर माहीगिरी का पेशा बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाता है। उसके बाद एक इंसानी अवामिल। तो इंसानी अवामिल में सबसे पहले तो मछलियों को पकड़ने के लिए जहाज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद रिवायती महारत। तो मछलियों पकड़ने की एक महारत होनी चाहिए इंसान के अंदर। हर कोई इंसान जो है मछलियों को पकड़ने की महारत नहीं रख सकता, उसके लिए एक स्किल होती है। तो उसको एक माहिर मछुआरे ही जो है आसानी से मछलियों को पकड़ने का काम जो है वो अंजाम देता है। उसके बाद ज़्यादा आबादी। तो जिन ममालिक की आबादी ज़्यादा है उन ममालिक के अंदर मछलियों को माहीगिरी का पेशा बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाता है ताकि उस मुल्क की जो ग़िज़ाई ज़रूरतें हैं लोगों की वो मुकम्मल हो सके। उसके बाद है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। माहीगिरी में बड़े पैमाने पर अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर और जो कैमरे होते हैं वो पानी में अंदर डाले जाते हैं और मछलियों का पता लगाया जाता है कि किस इलाके में मछलियाँ मौजूद है और उनको पकड़ा जाता है बाद में। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है सर्द खाना। तो मछलियों को पकड़ने के बाद उन्हें महफूज रखने के लिए सर्द खाने की ज़रूरत पड़ती है। जो कोल्ड स्टोरेज रहते हैं, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर वगैरह, उनमें मछलियों को रखा जाता है क्योंकि मछलियाँ जो है ये जल्द ख़राब होने वाली शय है। तो इसलिए उसे महफूज रखने के लिए ज़्यादा वक्त तक सर्द खाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एक कानकुनी। तो कानकुनी के लिए ज़रूरी कुदरती वसाइल में ज़मीन और समंदर। तो कानकुनी जो है वो समंदरी इलाकों से हासिल किए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात और ज़मीन के अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात जो हासिल की जाती है। इसलिए ज़मीन और समंदरी इलाकों का होना ज़रूरी है। उसमें असरअंदाज होने वाले अवामिल में कुदरती अवामिल, उसमें मादनियात की मौजूदगी। तो दुनिया के हर इलाकों में मादनियात की मौजूदगी जो है वो गैर मसावी है। कुछ इलाकों में मादनियात ज़्यादा तादाद में पाई जाती है तो कुछ इलाकों में मादनियात बहुत ही कम तादाद में पाई जाती है। तो ये कुदरती तौर पर मादनियात की तकसीम होती है। तो जिन इलाकों में मादनियात मौजूद होती है उन इलाकों में हम कानकुनी का पेशा अंजाम दे सकते हैं। उसके अलावा अर्जियाती बनावट यानी कि ज़मीन की बनावट भी एक अहम अवामिल है। उसके बाद मादनियात की जसामत। कितनी तादाद में ज़मीन के अंदर मादनियात मौजूद है। अगर कम तादाद में रहेंगी तो मुनाफा कम मिलेगा, अगर ज़्यादा तादाद में रहेंगे ज़मीन के अंदर मादनियात तो मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए मादनियात की जसामत भी एक अहम अवामिल है जो कुदरती तौर पर मादनियात मौजूद होती है ज़मीन में। उसके अलावा वाक़ होने की गहराई। तो ज़मीन के अंदर कितनी गहराई पे मादनियात मौजूद है उसका भी असर कानकुनी पर पड़ता है। अगर मादनियात ज़मीन के अंदर कम गहराई में मौजूद हो तो उसे निकालना आसान होता है और सस्ता होता है। लेकिन अगर मादनियात ज़मीन के अंदर ज़्यादा गहराई में होती है तो उसे निकालना मुश्किल और बहुत ज़्यादा खर्च वाला अमल होता है। बहुत ज़्यादा उसमें अखराजात आते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके लिए ज़्यादा गहराई में खुदाई करनी पड़ती है। तो इसलिए उन्हें मादनियात निकालने के खर्च में भी इजाफा हो जाता है। तो इसलिए जो गहराई है मादनियात की मौजूदगी की वो भी एक अहम अवामिल है। उसके बाद इंसानी अवामिल में सरमाया
तो सबसे पहले कानकुनी के लिए बड़े पैमाने पर सरमाए की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कानकुनी जो एक महंगा अमल है, ज़मीन की खुदाई करना, बहुत सारी मशीनों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, खुदाई की मशीनरी है जो बहुत ज़्यादा महंगी रहती है। उसके अलावा उनकी देखभाल करना, उनका मेंटेनेंस करना मशीनों का, उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। उसके अलावा मज़दूरों की तनख्वाह देना, तो इसलिए सरमाए की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत पेश आती है। उसके अलावा तकनीक, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है सरमाए के साथ साथ। उसके बाद हुनरमंद मज़दूरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कानकुनी के काम में, बहुत ज़्यादा मज़दूर इसमें दरकार होते हैं खुदाई काम के लिए। उसके बाद ज़राए आमोदरफ्त का होना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। और मादनियात की कीमत, तो मादनियात की कीमत भी एक अहम अवामिल है कानकुनी के अंदर। अगर मादनियात जो वहाँ पर पाई जाती है उसकी कीमत कम होंगी, सस्ती मादनियात अगर वहाँ पर मौजूद है तो उसको निकालने का कुछ फ़ायदा नहीं होता है लोगों को, इसलिए उसकी कानकुनी वो नहीं करते। लेकिन अगर मादनियात की कीमत ज़्यादा है, कुछ महंगी किस्म की मादनियात अगर उस ज़मीन में मौजूद हो तो उससे फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी मादनियात को ज़मीन से निकाल कर ज़्यादा मुनाफा हासिल करने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर सोना, हीरा, तो इस तरह की महंगी मादनियात की बड़े पैमाने पर कानकुनी की जाती है। उसके बाद है लकड़ियाँ काटना। तो लकड़ियाँ काटने के लिए ज़रूरी कुदरती वसाइल में जंगलात होना चाहिए सबसे पहले तो। उसके अलावा दरख्त और आबो हवा, ये तीनों चीज़ें होना चाहिए लकड़ियाँ काटने का पेशा अंजाम देने के लिए। जंगलात, दरख्त, आबो हवा। असरअंदाज होने वाले अवामिल, तो कुदरती अवामिल में नर्म लकड़ी के दरख्त, तो जिन इलाकों में नर्म लकड़ी के दरख्त पाए जाते हैं उन इलाकों में बड़े पैमाने पर लकड़ी काटने का पेशा अंजाम दिया जाता है, क्योंकि इनकी कीमत बाज़ार में ज़्यादा मिलती है और इनकी जो मांग है बाज़ार में वो भी ज़्यादा है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नरम लकड़ी के ज़रिए बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर फर्नीचर साजी, उसके अलावा कागज़ बनाना, जहाज़ बनाना, इनमें नरम लकड़ियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। तो इस तरह से नरम लकड़ी की बहुत ज़्यादा मांग होती है। उसके बाद इलाके में एक ही किस्म के दरख्त, तो जिन इलाकों में सिर्फ एक ही किस्म के दरख्त पाए जाते हैं बड़े इलाके में, उन इलाकों में भी लकड़ी काटने का पेशा बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाता है। उसके बाद मोतदिल आबो हवा, तो जिन इलाकों की आबो हवा मोतदिल होती है, ना ज़्यादा बहुत सर्द होती है ना ज़्यादा गर्म होती है, तो उन इलाकों में भी बड़े पैमाने पर लकड़ी काटने का पेशा जो है वो अंजाम दिया जाता है। उसके बाद है इंसानी अवामिल में, तो इसमें भी सरमाए की बड़े पैमाने पर ज़रूरत पड़ती है। बड़ी बड़ी मशीनरीज़ वगैरह ख़रीदनी पड़ती है, सरमाया लगाना पड़ता है ज़्यादा, और बाज़ार की ज़रूरत पड़ती है। मज़दूर बड़े पैमाने पर चाहिए लकड़ियाँ काटने के पेशे के अंदर, और आमोदरफ्त के ज़राए का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ मशीनें, मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी बड़ी मशीनें इसमें इस्तेमाल की जाती है लकड़ियाँ काटने के लिए। उसके बाद एक ग़िज़ा जोई व ग़िज़ा अंदोज़ी, तो ज़रूरी कुदरती वसाइल, इसमें जंगलात, जंगली फल और फूलों के दरख्त और जानवर, तो इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी रहता है ग़िज़ा जोई ग़िज़ा अंदोज़ी के लिए। असरअंदाज होने वाले अवामिल कुदरती, उसमें मानसूनी आबो हवा, तो मानसूनी आबो हवा वाले इलाके में बड़े पैमाने पर ग़िज़ा जोई का पेशा अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर मानसूनी जंगलात के जो इलाके हैं उनमें बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ किस्म की फल, फूल, जड़ी बूटियाँ वगैरह वहाँ से हासिल की जाती है और उन्हें बाज़ार में फिर फ़रोख्त किया जाता है। मानसूनी आबो हवा वाले इलाकों में, मानसूनी जंगलात वाले इलाकों में ये बड़े पैमाने पर ग़िज़ा जोई का पेशा अंजाम दिया जाता है। उसके बाद इंसानी अवामिल में आमोदरफ्त के ज़राए का होना ज़रूरी है और बाज़ार का होना ज़रूरी है, यानी कि जो भी ग़िज़ा जोई के तहत जो भी चीज़ें इकट्ठा की जाती है उन्हें बाज़ार में फ़रोख्त किया जाता है, तो इसलिए बाज़ार का होना भी
ज़रूरी एक अवामिल है। तो इस तरह से ये तमाम अवामिल जो है इब्तदाई सरगर्मी को असरअंदाज करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे का जो भी हिस्सा बचा है इस सबक का वो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया।